Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, comments अवश्य किया करें. कमेंट्स में कंजूसी नहीं करें. कोई कमेंट्स में आपको कुछ जाता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स का पार्ट 4 डिस्कस किया जाएगा आज. रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ है. इससे पहले 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. यदि आपने वॉच नहीं किया तो उन्हें पहले वॉच कर लिए. बाकी शेक्सपियर से संबंधित लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ढेर सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं. अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म शायद आपको निःशुल्क कहीं देखने को मिले. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. डिस्कस करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट लिया है हमने. आपको पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि 23 अप्रैल 1850 को क्या हुआ था, वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी. तो उससे आगे की कहानी आज हम शुरू करेंगे. हिज विडो मैरी published his lengthy autobiographical poem to Coleridge as the prelude several months after his death. 1850 में मृत्यु हो गई थी किसकी? वर्ड्सवर्थ की. उनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था? मैरी हचिंसन. उन्होंने क्या पब्लिश कराया था? उनकी एक बड़ी ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा, इसका नाम क्या था? पोएम टू कॉलरिज. उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? पोएम टू कॉलरिज. एज द प्रेल्यूड के नाम से उनकी पत्नी ने इसे पब्लिश कराया था. कब? सेवरल मंथ्स आफ्टर हिज डेथ. मतलब 1850 मृत्यु होने के बाद, अप्रैल महीने में मृत्यु हुई थी इनकी. तो कहीं दिया है कि कई महीने अर्थात 3 से 4 माह का समय लगा था. तो लगभग 2-3 माह बाद, 3 माह बाद इन्होंने, इनकी पत्नी ने इसे पब्लिश कराया था. और थोड़ी कि पूछा जाता है कि प्रेल्यूड क्या है. थोड़ा कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे. किस तरह क्वेश्चन बनते हैं? पहला तो आपको नाम, मैरी, पत्नी का नाम है मैरी हचिंसन. दूसरा जो पोएम है द प्रेल्यूड, कैसी पोएम है? तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पब्लिश्ड होने से पहले द प्रेल्यूड का टाइटल क्या दिया था? तो उन्होंने कोई खास टाइटल नहीं दिया था इसके लिए, लेकिन उन्होंने पोएम टू कॉलरिज के नाम से इसको लिखना शुरू किया था. और इसके लिए कॉलरिज ने प्रोत्साहित किया था कि आप लिखते रहिए. कुछ चीज़ें इसमें कॉलेज की भी सम्मिलित थी, वो भी को गाइड करते थे. तो इस तरह से इनका जो प्रेल्यूड का पहला नाम था पोएम टू कॉलरिज, और उनकी पत्नी ने इस पोएम टू कॉलरिज के लिए द प्रेल्यूड नाम से सॉरी वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद से पब्लिश कराया था काफ़ी महीनों बाद. ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा. अगला पॉइंट है डियर, दो इट फेल्ड टू इंटरेस्ट पीपल एट द टाइम, इट हैज सिंस कम टू बी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज हिज मास्टरपीस. कहा गया कि हालांकि ये उस समय लोगों के लिए पसंद नहीं आई थी ये पब्लिकेशन, लेकिन तब से उनकी उत्कृष्ट कृति के रूप में या व्यापक कृति के रूप में माना जाता है. क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर्क इज नोन एज मास्टरपीस ऑफ वर्ड्सवर्थ. तो क्या माना जाता है? द प्रेल्यूड. क्या लिखेंगे? द प्रेल्यूड हमारा उनका मास्टरपीस माना जाता है. ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस. अगला पॉइंट है, डोमिनिक अर्जेंटो सेट 8 वर्ड्सवर्थ poems in his song Cycle to be sung upon the water 1973. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. डोमिनिक अर्जेंट ने अपने गीत, उनका गीत क्या था? हिज सॉन्ग साइकिल टू बी संग अपॉन द वाटर, साइकिल टू बी
संग अपॉन द वाटर, ये उनका एक सॉन्ग था, गीत था। किसका था? डोमिनिक अर्जेंटो ने। तो क्या किया था इन्होंने? वर्ड्सवर्थ की 8 कविताओं को इसमें शामिल किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी पोएम्स डोमिनिक अर्जेंटो, उन्होंने अपने इसमें कितने पोएम को सेट किया था अपने उसमें? तो 8 पोएम को सेट किया था। अब पूछा जाता है कि किसमें किया था? साइकिल टू बी संग अपॉन द वाटर। कई क्वेश्चन यहाँ से, और कब किया था? तो 1973 में। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आर्नोल्ड वेक्स सेट द पोएम टू द कुकू इन 1900। अब देखिए ये भी पॉइंट दिया है कि आर्नोल्ड वेक्स ने 1900 में टू द कुकू कविता को शामिल किया था। इन्होंने टू द कुकू कविता को 1900 में अपने लेखों में शामिल किया था, सेट किया था। रिचर्ड रॉडने वेनेट set intimations of immortality for a cappella chorus and one instrument in 2000। रिचर्ड रॉडनी बेनेट ने 2000 में एक कॉपेला कोरस और एक वाद्य के लिए इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी को शामिल किया था। उन्होंने इसके लिए किसको किया था? इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी को। कब किया था? 2000 में। किसने किया था? रिचर्ड रॉडने वेनेट। कई क्वेश्चन यहाँ से भी निकल करके आ सकते हैं। रोनाल्ड कॉफ हैज सेट पैसेज फ्रॉम द प्रेल्यूड विद इन हिज कैंटेटा लॉडेमस 1994 and various poems in his song cycle The Music of Wordsworth and Flower of Cities। इसी तरह से रोनाल्ड क्रॉफ ने भी अपने कैंटाटा लॉडामस 1994 में द प्रेल्यूड के अंशों को कुछ शामिल किया था, और अपने गीत चक्रों द म्यूजिक ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑन फ्लावर ऑफ सिटीजन्स में विभिन्न कविताओं को उन्होंने भी शामिल किया था। यहाँ से भी पूछा जाता है द म्यूजिक ऑफ, इसमें क्या किया था उन्होंने? प्रेल्यूड के कुछ अंशों को उसमें सेट किया। क्वेश्चन लगता है कुछ बोरियत लग रहे होंगे क्योंकि आपने पढ़े नहीं होंगे, इसलिए लग रहे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछने की उम्मीद है, इसलिए बताना हमारी ज़रूरी है। जॉर्ज डायसन्स क्यू बेसिस फॉर कोरस एंड ऑर्केस्ट्रा written between 1936 and 1945 includes a setting of our worth is but a sleep from intimations of immortality। देखिए बहुत ये पूछा जाता है, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप, ये लाइनें हैं कहाँ से हैं? फ्रॉम इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। ये पूछी जाती, कई बार पूछी गई हैं। और जॉर्ज डायसन्स ने क्यो वेदास फॉर कोरस एंड ऑर्केस्ट्रा लिखा गया था 1936 और 45 बीच में, उन्होंने इसकी सेटिंग की थी। और जॉर्ज डायसन्स ने कोरस और ऑर्केस्ट्रा के लिए 1936 और 1940 के बीच में लिखी गई क्वो वादिस, क्या था? क्वो वादिस, इस पर ध्यान रखें। तो इसमें इन्होंने ये लाइनों को समेटा था। विभिन्न लेख हैं कि लोग लेखकों ने अपनी चीज़ों में रखा था। गेराल्ड फिंजी सेड द ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फॉर टेनर कोरस एंड ऑर्केस्ट्रा इन 1950। इसी तरह से आपका गेराल्ड फिंजी ने भी 1950 में टेनर कोरस और ऑर्केस्ट्रा के लिए ओडी या ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी की सेटिंग की। ये पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं विभिन्न बोर्ड्स में, इसलिए पॉइंट को रखा है गाइस, ध्यान रखेंगे। चार्ल्स लेफ्सेट आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन इन 1901। His work The Rainbow 1914 for chamber orchestra is described as after the poem by William Wordsworth. He also set the text as a song। उसी तरह से इसमें आप देख रहे हैं चार्ल्स आइविस थे,
उन्होंने 1901 में आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन की सेटिंग की। चैम्बर ऑर्केस्ट्रा के लिए उनके काम जो वर्क है द रेनबो 1914 को विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता के बाद के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने पाठ को एक गीत के रूप में भी सेट किया है। ये भी पूछ लिया जाता है। फ्रेडरिक केले सेट द डैफोडिल्स इन 1913 और उन्होंने डैफोडिल्स भी इनकी जो पोएम है उसको 1913 में फ्रेडरिक केले ने भी सेट किया था, शामिल किया था, व्यवस्थित किया था। एलिजाबेथ लुटियन सेट आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन इन हर वॉइस ऑफ क्विट वाटर्स। इन हर वॉइस ऑफ क्विट वाटर में इन्होंने एलिजाबेथ लुटियन ने क्या किया था, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, इस कविता के लिए उन्होंने शामिल किया। देखिए जो लेख हैं उन लेखों में उन्होंने अपने पोइम इन पोइम्स को जगह दिया। उन्होंने कुछ प्रकाशन किया था। आर्थर सोमरवेल सेट 8 sections from On the Power of Sound as a cantata for chorus and orchestra in 1894। उसी तरह से आर्थर सोमरवेल ने 1894 में कोरस और ऑर्केस्ट्रा के लिए कैंटेटा के रूप में ऑन द पावर ऑफ साउंड से उन्होंने कितने खंड लिए थे? 8 खंड लिए थे, 8। His meditation on Wordsworth's intimations of immortality for baritone, solo and chorus was first premiered in 1907 but rewritten in 1934। और जो आर्थर सोमरवेल थे उन्होंने क्या किया था, बैरिटिशन सोलो ने वर्ड्सवर्थ का जो है 1907 प्रीमियर हुआ और फिर लेकिन बाद में इसका भी उन्हें लिखा था 1934। अगला पॉइंट लिया विलियम वाल्टन सेट रिमेम्बरेंस ऑफ कॉलिस इन हिज सॉन्ग साइकिल अ सॉन्ग फॉर द लॉर्ड। इन्होंने ए सॉन्ग फॉर द लॉर्ड उनका साइकिल था, सॉन्ग था, उसमें रिमेम्बरेंस ऑफ कॉलिस को शामिल किया था। विभिन्न लोग थे जिन्होंने अपने लेखों में शामिल किया था। मार्गरेट लोइसा वुड्स पोर्ट्रेट द यंग वर्ड्सवर्थ इन हर नॉवल ए पोइट्स यूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ए पोइट्स यूथ 1923 में तो मार्गरेट लुइस ने क्या चीज़ मतलब उन्होंने जो है शामिल किया था, तो मार्गरेट लुइस ने वुड्स ने अपने उपन्यास ए पोइट्स यूथ 1923 में युवा वर्ड्सवर्थ का किरदार निभाया है। मतलब वो जो है वर्ड्सवर्थ के रूप में उन्होंने उसमें रोल निभाया नॉवेल में। कैन रसेल्स 1978 फिल्म विलियम एंड डोरोथी पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन विलियम एंड हिज डोरोथी। देखिए ये भी कैन रसेल की बात करेंगे। 1978 में जो इनकी फिल्म थी विलियम एंड डोरोथी में क्या लिखा था, फिल्म विलियम एंड डोरोथी फिल्म बनाई थी। इन्होंने क्या किया था कि विलियम और उनकी बहन के डोरोथी के बीच के जो रिश्ते से रिलेशन से उसके लिए उन्होंने उसमें दर्शाया है। ये भी पूछा जाता है कि रिश्ते को किसने दर्शाया है, रिलेशन बिटवीन विलियम एंड सिस्टर डोरोथी, तो कैन रसेल से 1978 में इसको शो किया है। अगला पॉइंट है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज फ्रेंडशिप इज एग्जामिन्ड बाय जूलियन टेम्पल इन हिज 2000 फिल्म पैंडोमोनियम। कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं गाइस। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो फ्रेंडशिप थी उसकी जांच जूलियन टेम्पल ने अपनी 2000 की फिल्म पैंडोमोनियम में की है। देखिए कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने किस तरह से किया है ये भी देख लीजिए। विलियम इंसॉल्विंग मिस्टर कृष्ण 1996, ऐसे ही जैस्पर फ्रॉड ने द आयर अफेयर 2001 में, इसी तरह से वेल मैकडर्मिड ने द ग्रेव टैटू 2016। ये
पॉइंट है, इनको नोट करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसकी सबलेमिनल द वर्थ मिथ्स एट गर्शमेयर 2008 में। इसी तरह से टेलर स्विफ्ट 2020 एल्बम फोकलोर मेंशंस वर्ड्सवर्थ इन हर बून्स ट्रैक द लेक्स विच इज थॉट टू बी अबाउट द लेक डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से इन्होंने भी दिया है कि टेलर स्विफ्ट ने 2020 में एक एल्बम फोकलोर में अपने बोनस ट्रैक द लेक्स में वर्ड्सवर्थ का उल्लेख है, जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखेंगे। आज का कुछ चीज़ें हो सकता है मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप समझ से परे हों, लेकिन इनमें से आने की उम्मीद, इसलिए हमने रखा है टॉपिक में और आई हुई चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।